हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है बच्चों, आपके जो है आपकी बार पेपर में थ्री क्वेश्चन आपके असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी स्कोरिंग है, जिनको करना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक आनी चाहिए कि किस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 10 फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे आपके, 10 बायो के और 10 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एंड तक आप जो है बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सबसे फर्स्ट तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन होते हैं। ऑप्शंस आपको ए बी सी डी इस तरह से गिवन होते हैं। ए आंसर कब होगा? जब आपकी जो स्टेटमेंट असर्शन गिवन है और उसका रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, और आर जो रीजन है वो असर्शन जो स्टेटमेंट गिवन है उसको एक्सप्लेन करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है, तब आप आंसर में ए फिल करते हो। बी कब फिल करोगे? जब आपकी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का। ठीक है। सी कब होगा? असर्शन ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। और डी कब होगा? जब असर्शन जो है वो फॉल्स हो जाए लेकिन आर जो है वो क्या हो? ट्रू हो। तब आप ये वाला ऑप्शन मार्क करते हो। अब इसको हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, assertion given है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट हमारी असर्शन जो स्टेटमेंट गिवन है और उसका रीजन है क्या वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली, तो ठीक बात है, लाइटर एलिमेंट्स के साथ जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उन्होंने काम किया था, ट्रू है। रीजन क्या दिया गया है? न्यूलैंड एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। तो न्यूलैंड के टाइम पे जो है 56 एलिमेंट्स नोन थे, और उन्होंने एज्यूम किया था कि 56 एलिमेंट्स जो है वो क्या है? नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। यानी अगर दोनों ही ट्रू हैं, इट मींस सी और डी ऑप्शन तो हमारा जो है क्या हो गया? हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब हमारे पास 50-50% की चॉइस बची कि अब हमारे पास या तो ऑप्शन केवल ए हो सकता है या ऑप्शन केवल बी हो सकता है। ठीक है। अब हमें देखना है ए और बी के लिए कि जो रीजन दिया गया है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली। लाइटर एलिमेंट्स के साथ उन्होंने वर्क किया था। ठीक है। और उस टाइम केवल 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जा रही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रू तो दोनों है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर आप क्या मार्क करोगे? आंसर आप बी मार्क करोगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है देख लेना है स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अगर देखिए स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट मान लीजिए फॉल्स हो जाती, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती तो आप ए और बी दोनों ऑप्शन को हटा सकते थे, फिर आपका आंसर जो है सी और डी में से होता। तो हर बार आप क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखेंगे कि दोनों ट्रू हैं या कोई फॉल्स है, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा 50-50% निकाल के। उससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये इस तरह के क्वेश्चंस को करना। तो ये हमारा इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी हो गया। तो उसके बाद देखिए हम ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ए और आर ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो बी है। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो हम आंसर सी करेंगे, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो आंसर हम डी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसेशन क्या गिवन है? द एटॉमिक रेडी ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी शोन। तो क्या है ये? देखिए, पोटेशियम की ज्यादा है सोडियम से और सोडियम की ज्यादा है लिथियम से। वेयर रेडियस इज इन पिकोमीटर। ठीक है। तो ये रेडियस दी गई, रेडियस है जो कि बता रहा है कि इसकी ज्यादा है इससे, इसकी ज्यादा है इससे। रीजन क्या दिया गया है? एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। तो देखिए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो ग्रुप होता है उसमें एटॉमिक साइज क्या करता है? एटॉमिक साइज ग्रुप में लगातार इंक्रीज करता है।
और एटॉमिक रेडियस इसकी बिल्कुल ज्यादा है इससे और इसकी ज्यादा है इससे, यानी ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, यानी हमारा सी और डी का ऑप्शन तो हो गया बिल्कुल यहाँ पे नील। अब हमारे पास बचा आंसर में ए और बी। अब आपको बस ये देखना है कि क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो रीजन दिया गया है ए की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हम नीचे ग्रुप में जब आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तभी रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक है ना। तो सेम ही बात हो गई, एटॉमिक साइज मींस इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आप क्या कर देंगे, इसका आंसर आप ए कर देंगे। ओके, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एजर्सन गिवन है कंबस्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये जो है यहाँ से एनर्जी भी निकलती है। आप इसको बर्न करते हो तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रीजन क्या दिया गया है, इन दीज रिएक्शंस ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हीट एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट, ये बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एजर्सन गिवन है सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। बिल्कुल ठीक है, केरोसिन अंडर स्टोर होती है। रीजन दिया गया है सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट ए सो दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है अल्कली मेटल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये ट्रू हो गया। बट यहाँ पे अब हमारे पास सी और डी का ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म है, ए और बी के पास चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ए और बी में ये इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं है। तो यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ठीक कब होती, जब ये बताता कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो तो उसमें बिकॉज, ड्यू टू, ठीक है ना, उसके वाई का रीजन ढूंढने की कोशिश करना रीजन में। ओके, तो आपको पता चलेगा कि ये उसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा कि ये दोनों ठीक तो हैं लेकिन एक्सप्लेन ठीक नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 5। एसएसएन गिवन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल ठीक है। क्यों है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब यही तो देखना है हमने कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों है। अब रीजन जो दिया गया है पहले उसको देखेंगे, ट्रू है या फॉल्स है। दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल ठीक है, ये साथ में इसका रीजन ही दिया गया है कि क्यों है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है एंड आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। 6 दिया गया है एसएसएन क्या है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक मास। अब ये देखिए आइसोटोप जो है सेम एटॉमिक मास होता है उनका या एटॉमिक नंबर होता है, आपको याद करना है। तो आइसोटोप जो है सेम एटॉमिक मास नहीं होता। अब ये तो हमारी हो गई फॉल्स, ये फॉल्स होते ही हमारा ए और बी ऑप्शन हो गया खत्म। ए और बी में से नहीं हो सकता, सी और डी में से होगा पक्का। ठीक है, वो देख लेते हैं। रीजन दिया गया है isotopes having same atomic number and have similar chemical properties। ठीक है, similar chemical properties, उसकी जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। यानी एसर्सन तो जो है फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जब हमारा एसर्सन फॉल्स होता है, रीजन जो है वो ट्रू होता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, हमने फर्स्ट में देखा था ना, एसर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो हमने यहां से डी आंसर कर लिया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, 6 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एसर्सन है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, रीजन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है किसमें, अक्रॉस अ पीरियड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मेटल्स जो है उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। आपके लिए रीजन जानना भी जरूरी है। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप देखिए ये जो है ए और बी का तो ऑप्शन हो गया बिल्कुल खत्म, सी और डी में से होगा।
पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। सी जो है यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असर्शन जिसमें ट्रू होता है वो सी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला याद कीजिए NaHCO3, ठीक है, इज यूज्ड इन एंटासिड मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड मेडिसिन की तरह यूज होता है। रीजन दिया गया है, इट्स अ माइल्ड बेस्ड बेस, ठीक है, माइल्ड बेस विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसकी एसिडिटी को ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए इसको एंटासिड मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल ये भी ठीक है और इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, assertion given है ब्लीचिंग पाउडर हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। सो स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन बिल्कुल ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। रीजन है ब्लीचिंग पाउडर इज अ व्हाइट पाउडर एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाइट पाउडर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये ठीक है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों ट्रू हो गए, ए और बी में से आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, assertion given है इथाइलिन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल इथाइलिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, याद कीजिए फॉर्मूला C2H4। नेक्स्ट, इथाइलिन कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों अब बताइए, ये तो ट्रू हो गया, इथाइलिन का फॉर्मूला C2H4 है, तो क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, बिल्कुल नहीं। इथाइलिन जो है वो किसको कहते हैं, हम इथीन को कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो इथाइन में होता है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो उसका फॉर्मूला C2H2 होगा इथाइन का, C2H4 इथीन का होता है। तो ये हमारा ट्रू हो गया और ये हमारा फॉल्स हो गया। C और D में से आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा C, क्योंकि असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है, तो आंसर C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 11, असर्शन है सलाइवा कंटेन्स लाइवरी अमाइलेज एंजाइम। बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया गया है पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखो तो सलाइवा और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, ट्रू और फॉल्स देखना, आप पहले ही रीजन ढूंढने मत लग जाना, आप पहले देखिए ट्रू है या नहीं है। तो ये तो ट्रू है ही नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, ए और बी का ऑप्शन खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज एंजाइम करते हैं लिपिड को डाइजेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। बिल्कुल ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। रीजन दिया गया है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है, अब देखिए ये भी ट्रू है, ठीक है, विलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आपको ए और, अब यानी सी और डी का ऑप्शन बिल्कुल खत्म, ए और बी का ऑप्शन बच गया। अब देखिए क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें इनर लाइनिंग में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करती हैं, विलाई जो है वो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन उसको क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। सो ये जो है आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो असर्शन गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग जो पोर होता है, स्टोमेटल पोर, वो जो है इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या है, फंक्शन है इसको क्लोज करना और ओपन करना, तो ये ट्रू है। स्टोमेटल पोर आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी आपका ट्रू है, यानी सी और डी ऑप्शन खत्म। इसमें देखिए क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो फंक्शन है किसका, गार्ड सेल का, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। स्टोमेटल पोर आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, तो ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, pyruvate is a 6 carbon molecule. Pyruvate is not a 6 carbon molecule, you all know pyruvate is a 3 carbon molecule. So ये क्या हो गया, false हो गया, यानी A B ऑप्शन बिल्कुल खत्म, बचा C और D। रीजन देख लेते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बिल्कुल ग्लूकोज के बाद जो है बनता है, क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। आपने पाथवे पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, तो पाथवे से आपने पढ़ा हुआ है, 3 पाथवे जो स्टेप्स होते हैं उसमें पायरुवेट बनता है, दैट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या हो गया, ये ट्रू है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। एसेशन गिवन है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। बिल्कुल ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, ट्रू हो जाएगा। रीजन, दीज इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। बिल्कुल ट्रू है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको पढ़ते ही पता चल गया कि ये इसीलिए प्रेजेंट होती हैं, सो दैट द पैसेज डज नॉट कोलैप्स। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, और मेरे बताने से पहले बेटा जरूर अपने आप से करके देखिए, इसको खुद से करके देखेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। बिल्कुल ठीक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, ट्रू लिख लीजिए। रीजन क्या दिया गया है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये एक टाइप का प्रोटीन है जो एफिनिटी, जिसकी ज्यादा एफिनिटी होती है, बाउंड अप करने की टेंडेंसी होती है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऐसा नहीं है, इसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की, यानी ये तो हो गया फॉल्स। ए और बी ऑप्शन खत्म, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल ठीक, सी आंसर आ जाएगा। असर्शन ट्रू होगा जिसमें रीजन फॉल्स होगा, उसके लिए आंसर हमारा सी है। 17 करेंगे। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। सब बच्चों को पता है आर्टरीज हमारी थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स हमारी जो है थिन वॉल्ड होती हैं। रीजन क्या है? आर्टरीज थिक वॉल्ड क्यों है? बिकॉज आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज हैं उनको ब्लड कहाँ ले जाना होता है? दैट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो ये भी क्या है? ये ट्रू है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से जो है पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो ये भी ट्रू है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बच्चों बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है जिसके कारण ये थिक वॉल्ड होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड सब्टल चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो इनहेरिटेंस जो है प्रीवियस जनरेशन से जो न्यू जनरेशन आती है उसमें बॉडी डिजाइन में चेंज होता है। तो बच्चों बिल्कुल चेंज होता है, सभी बच्चे जानते हैं ना इनहेरिटेंस क्या होता है। उसमें चेंज होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसका रीजन देखिए, ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड इफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड। डाइवर्सिटी, ग्रेटर डाइवर्सिटी होगा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस बिल्कुल बहुत कम होती हैं, वेरिएशंस बहुत कम होती हैं। अगर वेरिएशंस कम होती हैं तो ग्रेटर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम होती हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, ग्रेटर डाइवर्सिटी नहीं जनरेट होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? टी एंड एफ है, तो टी एफ के लिए आंसर क्या होता है? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। assertion given है, the purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine। ठीक है, the purpose of making urine is to filter out undigested food को फिल्टर करना intestine से। तो क्या हो गया? ये बिल्कुल ही फॉल्स है, फूड को जो है फिल्टर आउट नहीं करना होता। नेक्स्ट देखिए, रीजन है किडनी फिल्टर द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। तो ये क्या है? ये जो है ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरमेंट। डिकम्पोजर्स क्लीनिंग एजेंट है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों है क्लीनिंग एजेंट? द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, रिसाइकल करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपके यहाँ से फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हैं, 10 फिजिक्स के एंड 10 बायो के। केमिस्ट्री बायो हम कवर कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन अब हम फिजिक्स के करेंगे। 21st क्वेश्चन इज एसेशन गिवन है, इट इज इजियर टू ब्रिंग साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल टुगेदर। साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो है क्या आप पास पास ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल है, तो ये तो हो गया ट्रू। रीजन क्या है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स। एक साउथ एक नॉर्थ पोल, तो ये ट्रू है बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ट्रू है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तभी एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
असर्शन गिवन है नो टू मैग्नेटिक लाइंस विल इंटरसेक्ट, बिल्कुल ठीक है, नहीं इंटरसेक्ट करती। रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, तो ये क्या है? ये जो है आपका फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। आंसर बताइए जल्दी से। ए जिसके अंदर आपका ट्रू है और आर जिसके अंदर फॉल्स होता है उसके लिए आंसर हमारा सी होता है, तो सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। असर्शन गिवन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, तो बच्चों मैग्नेटिक इन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है, ये ट्रू है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए सोलेनॉइड आर पैरेलल, तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है ना कि सारी जो लाइन है वो बिल्कुल एकदम पैरेलल जो है वो नजर आती हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। बट आपको अब देखिए सी और डी का ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, ए और बी में से आंसर आएगा 100%, ठीक है। बस आपको देखना इतना है कि क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है क्योंकि उसके अंदर जो लाइंस है वो क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं, तो इसीलिए आप, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको जब ऐसे देखना हो कि वो एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं है, तो आप उसमें किंतु परंतु बट ये सब चीज लगा के देखिए, ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक आता है, रीजन ठीक लग रहा है, तब आपका आंसर जो है क्या आएगा? ए आएगा। अब जैसे इसमें आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 24, concave mirror are used as reflectors in torches, vehicle headlight and in searchlights। concave mirror को रिफ्लेक्टर टॉर्चेस में, व्हीकल हेडलाइट में, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो रेज हैं इस तरह से करके और फिर वो टकरा के फिर क्या जाएंगी? पैरेलल जाएंगी और दूर तक जाएंगी, इसीलिए उनका यूज किया जाता है। रीजन क्या दिया गया है यहाँ पे? when an object is placed beyond the center of curvature of the image formed is real and inverted। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाता है तो जो इमेज फॉर्म्ड होती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये भी बच्चों बिल्कुल ट्रू है। जब हम मिरर है हमारे पास, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर क्या है कि जब हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रखते हैं तो कैसे बनती है इमेज जो है हमारी? कुछ इस तरह से यहाँ से आएगी और ये फोकस से और सेंटर से ऑफ कर्वेचर से तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनी? ये कैसी है? इसमें मोस्टली सारी इमेजेस एक को छोड़ के बाकी सारी कैसी बनती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। सो लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसकी करेक्ट नहीं है। आप ये देखो ना, रीजन हमारा ये अगर होता कि रेज टकराती हैं, पैरेलल चली जाती हैं, ऐसा कुछ होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो हेडलाइट है, व्हीकल लाइट है, उसके लिए रियल और इन्वर्टेड का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एसएसएन गिवन है 1.33 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का? दैट इज 1.33, बिल्कुल ट्रू है। रीजन क्या है? एयर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, तो बेटा एयर और वाटर में कंपेयर करोगे, विच इज ऑप्टिकली डेंसर? वाटर इज ऑब्वियसली ऑप्टिकली डेंसर, सो इट इज फॉल्स। देन व्हाट विल बी द आंसर? सी विल बी द आंसर। assertion is true but reason is false। क्वेश्चन नंबर 26, assertion given है the value of f in concave mirror is taken as negative and in convex mirror it is taken as positive। बिल्कुल ठीक है। concave mirror के अंदर जो आप देखिए जो वैल्यू ली जाती है फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है दैट इज नेगेटिव, और हमेशा कॉन्वेक्स में वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसका रीजन क्या दिया गया है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑरिजन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अलोंग द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजन आर टेकन एज नेगेटिव। तो बेटा इसका आंसर जो रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ट्रू है। डिस्टेंसेस जब हम मेजर करते हैं तो इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव, ठीक है, और इस तरफ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ओके, तो इसमें दिया गया है तो ये बिल्कुल ठीक है। आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पीपल फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारा स्काई है वो कैसा लगता है? डार्क जो है वो डार्क होता है, ट्रू है।
एटमॉस्फेयर इज डेंसर क्लोज टू अर्थ, तो ये भी बिल्कुल राइट है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो इसमें देखिए आप क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक होती तो आंसर ए हो जाता। सी और डी का ऑप्शन ही खत्म है, दोनों ट्रू होते ही। 28 क्वेश्चन है, ए रेनबो ऑलवेज अपीयर ऑन द सेम साइड एज ऑफ द सन। पहली स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। सेम साइड कभी नहीं होता, ऑपोजिट साइड होता है हमेशा। रीजन क्या है, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, बिल्कुल ठीक है। वी चक्कर आफ्टर शावर, ठीक है, रेन के बाद दिखाई देता है, बिल्कुल ट्रू है। आंसर बता दीजिए, ए और बी का ऑप्शन बिल्कुल खत्म। बचा किसका, सी और डी का, सी और डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एसएसएन गिवन है आपको। A current carrying conductor experience a force in the magnetic field. Current carrying conductor experience a force, बिल्कुल force जो है वो experience करेगा, true है statement। Reason क्या दिया गया है, the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field is due to interaction between magnetic field produced by the conductor and external magnetic field. सो ये भी जो है क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। रीजन क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम पता करते हैं, ठीक है। जनरेटर के लिए कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मोटर में लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इंड्यूस्ड करंट जो मेजर करेंगे वो करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। सो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो ये स्टेटमेंट जो है हमारी हो गई गलत, और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए काफी काफी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप इनको करते हो तो आपको प्रैक्टिस भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत आसानी से जो क्वेश्चंस आप और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।